अब मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करा रहा था, ठीक है, तो कुछ रूल्स आपको बता दिए थे। देखो ये कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट, FeH2O का होल 5NO, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है, मैग्नेटिक मोमेंट 3.9, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ये मैंने सारा अलग अलग इसलिए लिखाया है कि मोर देन 1 में आईआईटी में पूछा गया था, और मेडिकल में या जेई मेंस में इनके ये तीनों चीजें अलग अलग पूछ लेते हैं, और जब मोर देन में पूछा गया तो सारी चीजें पूछ ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन कलर होता है। एक टेस्ट होता है नाइट्रेट का, टेस्ट फॉर नाइट्रेट, टेस्ट फॉर नाइट्रेट, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चैप्टर आएगा, सारे टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रेट। उसमें एक ब्राउन रिंग बनती है बेटा, ब्राउन रिंग, वो ब्राउन रिंग इस कंपाउंड की होती है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं उसको। टेस्ट फॉर नाइट्रेट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चैप्टर आएगा, प्रैक्टिकल जिसके बेस पर होते हैं, और आपको इस बार प्रैक्टिकल लैब में ले जाके कराए जाएंगे, तो सारे टेस्ट कराए जाएंगे, तो उस समय आपको समझ में आएगा, पर याद कर लो इसका भी। तो नाइट्रेट का टेस्ट में ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है ना। इसकी हाइब्रिडेशन sp3d2 होती है, मैग्नेटिक मोमेंट 3.9। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ये कितना होता है बताओ जरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस कंपाउंड +1, बिल्कुल सही, सबने कर लिया, इसका मतलब बुकलेट +1 होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, NO, देखो अगर हमने NO को 0 माना और H2 तो 0 होता है, तो Fe ऐसा लग रहा है +2, लेकिन NO क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। सुनो जरा ध्यान से, ये है 3d6 4s2 होता है, इधर 4p खाली 4d खाली, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। इसमें समय लगाना बढ़िया से, है ना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको गलत नहीं होना चाहिए, वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे, है ना, इस कंपाउंड से रिलेटेड, इससे, है ना, तो थोड़ा हम डिटेल में कर लें इसको। 3d6 4s2 4p 4d, यही होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आयरन का। अगर मान लिया आपने NO को 0 माना, तो Fe क्या होगा, +2, Fe +2 होगा तो 4s में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 4s में 0 हो जाएगा, 4p और ये 4d है, ये 3d है, 4s है, और ये 4p और 4d है, क्लियर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या करता है, सुनना ध्यान से, इसमें क्या करता है, NO अपना एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर देता है Fe को। मैंने आपको लिखाया है, जब लिगेंड्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि NO इज द लिगेंड विच कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। लिखाया हुआ नहीं लिखाया हुआ, लिखाया हुआ ना, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एट अ टाइम, ठीक है ना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। अब Fe पे चार्ज पहले +2 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो Fe कितना हो गया, +1, Fe पे चार्ज कितना हो गया, +1, है ना। इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो NO ने दिया है। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 अनपेड, लीगेंड कितने 6 हैं, तो ये 6 ऑक्यूपाई कर लेगा ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3d2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3, मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 bm हो गया, ठीक है। और इसी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर हुआ, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। कर लो नोट एक बार रिकैप दे दूं इसका। भाई ये कंपाउंड है FeH2O का होल 5NO, FeH2O का होल 5NO, ठीक है। NO नाइट्रोसिल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन गया है, नाइट्रोसोनियम बन गया, नाइट्रोसोनियम। इसका नेम लिखो, देखो ज्यादातर किताबों में नेम इसका दे रखा है, पेंटामाइन, पेंटामाइन नाइट्रोसिल आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट आयन, लेकिन होना क्या चाहिए इसका, पेंटामाइन
अमाइन, नाइट्रो, सोनियम, आयरन, फर्स्ट आयन। भाई अगर नाइट्रोसिल लिखोगे तो आयरन सेकंड होना चाहिए फिर, क्योंकि एनओ पर 0 है ना। हाँ पेंटामाइन, और पेंटामाइन नहीं पेंटा एक्वा, ठीक है गलती हो गई। पेंटा एक्वा क्या होगा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ठीक है। एनओ पर प्लस चार्ज है तभी तो आयरन पे +1 हुआ, तो पेंटा एक्वा नाइट्रो सोनियम आयरन फर्स्ट आयन, ठीक है भाई, बात क्लियर हुई है, बोलो, ठीक है। चलो इससे अगला वाला बताओ, मैं मिटा दूं इसकी सारे, सब मिटा देता हूं, क्लियर हो गया। हाँ एक नाम गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है, क्योंकि देखो CN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NO तो है ही, यहाँ पर NO ही अकेला था सिर्फ, तो ये नोट करो। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल एटम की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है। हाइब्रिडेशन D2sp3 है, म्यू 0 है, लो स्पिन होता है, N 0 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, कर लोगे इसको। इसमें भी NO एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताओ जरा एक बार, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम पेंटासाइनाइड, ठीक है, Fe का 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, बिल्कुल सही है, +2 होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ठीक है, +2, हाँ +2 ही होगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। नाम होगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड, नाइट्रोसिल फेरेट सेकंड, हाँ नाइट्रोसोनियम होना चाहिए। देखो किताबों में ये लिखा हुआ है इसका, एक बार ध्यान देना, ये देखो सोडियम, सोडियम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट क्यों लगाया, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है सेकंड, पर देखो होना तो ये चाहिए ना, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकंड, यही होना चाहिए करेक्ट, लेकिन किताबों में ये दे रखा है, तो एक बार ध्यान रखना, अगर जो देखो किसी बुक को ही फॉलो करता है तो ये लिखा है, तो लेकिन फिर भी आपको NO को तो +1 ही लेना है ना, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो भाई मोर करेक्ट तो यही होना चाहिए, क्योंकि NO क्या NO+ की फॉर्म में, तभी नाइट्रोसोनियम लिखेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है तो क्या लिखते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। आप ये लिखो, अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हो तो करेक्ट तो यही होगा नीचे वाला, है ना। साइनो भी लिख सकते हो, साइनाइडो भी लिख सकते हो, ठीक है, साइनो भी और साइनाइडो भी दोनों ही लिख सकते हो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट नीचे, इसका नाम लिखो नीचे वाले का, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, इसमें लिगेंड जो है ब्रिज की फॉर्म में है, इसको ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। देखो इसमें O2 तो बेटा परोक्सो है, परोक्सो NH2 माइनस है यहाँ पर, परोक्सो मतलब O2 माइनस है। अब आप बोलोगे सर यही क्यों लिया, क्योंकि CO का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3rd आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमें लीगेंड का चार्ज उस तरह से देखना पड़ेगा कि भैया ऑक्सो होगा या सुपर ऑक्सो होगा या पर ऑक्सो होगा। NH2 पर तो -1 ही होता है, पर O2 पर 0 भी चार्ज हो सकता है, तब भी लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। O2 पर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, O -2 भी हो सकता है। अब ले क्या, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 लेके आना है, ठीक है। एक बार देखो, अमोनिया पे तो चार्ज 0 होता है, तो 4 × 0 +X, CO का निकालना में X ले लिया, NH पर
NH2 पे कितना होता है -1, O2 पर O2 माइनस, अगर परोक्सो है तो O2 -2 होगा, है ना, O2 -2। आप एक बार परोक्सो लेके देख लो, तो ये हो गया आपका -2, एक O2 पर, दोनों ऊपर -2, एक पर -1 परोक्सो में, प्लस x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +4। देखो एक बार क्या आता है, 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? ये यहां पर क्या लेना पड़ेगा हमें, परोक्सो लेना पड़ेगा। NH2 पर तो -1 चार्ज ही होता है, अमोनिया पे 0 होता है। अब ये परोक्सो फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 आना चाहिए। बोलो ये बात क्लियर हुई? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्या होगा, परोक्सो होगा या सुपर ऑक्सो होगा या सिर्फ ऑक्सो होगा, है ना। जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे या ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो फिर अब X7/2 आ रहा है, आर्यन कह रहा है 7/2 कहां से आ रहा है भाई? अच्छा 7/2 आ रहा है, -1, तो हमारी कुछ गड़बड़ है फिर। हाँ सही कह रहा है, 7/2। तो क्या होगा, सुपर ऑक्सो होगा, बिल्कुल सही है ना, सुपर ऑक्सो होगा। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, सुपर ऑक्सो होगा। कर लो जरा सही इसको, समझ गए ना। ऑक्सो लेना है या सुपर ऑक्सो लेना है, क्योंकि हमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर +3 रखना है, स्टेबल रखना है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, देखो अब ये कंफर्म हो गया, क्या होगा बेटा, ये सुपर ऑक्सो होगा। O2 -1 लोगे दोनों ऊपर, तभी क्या आएगा, +3 आएगा। इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वैसे तो देखो NCERT में इसका नोमेनक्लेचर नहीं है, पर किसी एग्जाम में आ जाए, ओलंपियाड में या KVPY में, तब बता रहा हूं मैं। इसको लिखोगे पहले पेंटामाइन, पेंटा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, है ना। इसके बाद म्यू अमाइडो NH2 माइनस म्यू अमाइडो टेट्रामाइन, जाग रहे हो, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड म्यू अमाइडो। इसके बाद फिर म्यू सुपर ऑक्सो, इसके बाद फिर पेंटामाइन, पेंटा सॉरी टेट्रा, टेट्रा माइन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। देखो एक बार, देखो जो ब्रिज लिगेंड है उसके आगे हम म्यू लगाते हैं, परोक्साइड नहीं बेटा, सुपर ऑक्साइड है, तभी +6 आया था। सुपर ऑक्सो है, सुपर ऑक्साइड हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। O2 पर -1 लिया था दोनों ऊपर, तब +3 ऑक्सीडेशन नंबर आता आया था। तो ये परोक्सो नहीं, क्या था, सुपर ऑक्सो था, तभी +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था। ठीक है, देखो एक बार, नाम समझ में आया क्या, आ गया। म्यू कहां कब लगाएंगे, जब ये इसका नाम लिखेंगे, इसके नाम के लिखने से पहले, ठीक है। म्यू इसके आगे लगाया, इसका मतलब ये ब्रिज की फॉर्म में है, ये दोनों सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। बस इजी है, कोई इसमें कुछ नहीं रखा टफ, बहुत इजी है। हाँ ब्रिज लिगेंड से पहले लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हो, देखो और ये भी लिख सकते हो, टेट्रामाइन, ये भी टेट्रा, तो लिख दो ऑक्टा अमाइन, कर लेना एक बार इसको, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ऑक्टा अमाइन म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सो या ऑक्साइडो डाई कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं इसको, कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है, हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मुझे इस तरह का करके दिखा दो, EN का होल ट्वाइस CO, ये OH ले लिया, यहाँ NH2 ले लिया, CO EN का होल ट्वाइस और SO4 का होल ट्वाइस, है ना। देखो +3 आ रहा है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर, और नाम बताओ इसका,
सेरामाइडो सुपरऑक्सो बिस टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। ये लिखो ऑक्टामाइन म्यूमाइडो म्यू सुपरऑक्सो डाई कोबाल्ट थर्ड आयन। इसको ये भी लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ इसका नाम जल्दी से। हाँ ठीक है, देखो इसको लिखोगे आप बिस इथाइलिन डाई अमाइन, इसमें एम डबल एम नहीं लगाएंगे, इथाइलिन डायमाइन। इसके बाद आएगा कोबाल्ट थर्ड, इसके बाद म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो कुछ भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, फिर बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड और ये सल्फेट। ठीक है, ये भी लिख सकते हो इसको टेट्राकिस इथाइलिन डाई अमाइन म्यू अमाइडो, है ना, और करके लिख लेना, म्यू हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो कुछ भी लिख सकते हो, डाई कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का आएगा ना, डाई सल्फेट नहीं लिखेंगे बेटा। आप याद करो, हमने यहाँ पर Cl3 था तो सिर्फ क्लोराइड लिखा था, यहाँ पर Na2 होता है तो सिर्फ सोडियम लिखते हैं। ठीक है, ये तो जब डाई सल्फेट है तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, वो अंडरस्टूड है। जतिन मलिक कह रहा है एग्जाम में पूछ लें। पहली बात तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, है ना, अगर पूछ लिया तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में आपको बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे, मैं भी कराऊंगा और जो भी टीचर डिस्कस कराएगा, ठीक है, वो भी आपको नए नए तरीके बताएगा। तो आइसोमेरिज्म हर साल क्वेश्चन आ रहा है, देखो मेडिकल में भी नॉन मेडिकल में एवरी ईयर। और सबसे अच्छी बात, जो भी क्लास में वो एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं उसी से मिल रहा है। हाँ सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, मिटा दूं। अब देखो इससे अगला देखो, अब जब हाइड्रोजन लगेगा, देखो ये एसिडिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें हाइड्रोजन है, तो इसका रूल थोड़ा अलग हो गया, है ना, ये भी शायद सर ने बता दिया होगा। तो इसमें लास्ट में क्या लिख देते हैं, एसिड लिख देते हैं। लिखो जरा इसका, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो एसिड, टेट्रा क्लोरो ऑरिक थर्ड एसिड। इसको लिखोगे टेट्रा क्लोरो ऑरिक, AURIC ऑरिक थर्ड एसिड, लिख लो ऑरिक थर्ड एसिड। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन होगा, उसमें हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं होती, हाइड्रोजन बाहर है। ठीक है, टेट्रा क्लोरो ऑरिक थर्ड एसिड, इसको क्यों बोलेंगे हम, टेट्रा फ्लोरो, हाँ क्लोराइडो, क्लोराइडो। इसको बोलोगे टेट्रा फ्लोराइडो बोरिक थर्ड एसिड, बोरिक थर्ड एसिड। ठीक है भाई, क्लियर है। अब जो ये नीचे वाला है ना, ये है कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना, ये नीचे वाला बेटा कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसकी नेमिंग करते हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देखो ये है, हाँ देखो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब ये ध्यान रखना इसको तोड़े कैसे, यहाँ +1 -1 लें, +2 -2 लें, +3 -3 लें। जब इसको ब्रेक करोगे, ये कैटायनिक पहला वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनायनिक। अब मुझे बताओ कि पहले वाले पर जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ चार्ज क्या लें, बताओ जरा। +3, बिल्कुल सही है, यहाँ +3 और यहाँ -3, +3 और यहाँ -3। अब आप कहोगे सर आपने +3 -3 क्यों लिया, वो इसलिए लिया ताकि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल वाला है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल क्या होता है, +3। Fe पर अपने आप ही +3 आ जाएगा, यहाँ +3 लोगे तो यहाँ -3, है ना। सर ने बता दिया था, बहुत बढ़िया। चलो ये भी सर ने बता दिया था।
अब सुनो क्या लिखोगे अब इसमें, ये आएगा हेक्सामाइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, है ना, बस यहां तक हो गया। अब देखो कोबाल्ट लिखा हमने, कोबाल्टेट नहीं लिखा, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के नेम की कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होती है, लेकिन ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बाद शुरू हो जाओगे, इसमें क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, इसके बाद फेरेट और थर्ड, ठीक है, आयन की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रल था, ठीक है, समझे आप। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड हेक्सा साइनाइडो, ठीक है, समझ में आया। चलो तो इसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए थे और सर ने भी आपको बता दिया है। चलो आगे, अब हेडिंग डालो। देखो अब टॉपिक जो बचे हैं बेटा, एक तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स और आइसोमेरिज्म और स्टेबिलिटी, बस 3 टॉपिक बचे हैं। तो हम पहले आज करते हैं कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। लिखो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स या कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है डालो, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर किस वजह से होता है, ठीक है, देखो पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरली जो कलर्ड होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। तो लिखो पहला कलर एक्सप्लेन्ड बाई डीडी ट्रांजिशन, साथ साथ लिखते जाना मेरे, डीडी ट्रांजिशन, कलर एक्सप्लेन्ड बाई डीडी ट्रांजिशन। देखो डीडी ट्रांजिशन जैसे ये है, डीडी ट्रांजिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा, ये T2G और ये Eg, इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा तो डीडी ट्रांजिशन होगा, और इस डीडी ट्रांजिशन की वजह से कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं ज्यादातर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ये ध्यान रखना डीडी ट्रांजिशन कब होगा और कब नहीं होगा। देखो पहली बात तो डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना, और Eg क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए या कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। लिखो एक बार इसमें, लिखो डीडी ट्रांजिशन अपने वर्ड्स में लिखो, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कब होगा। देखो पहली बात तो ये सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से, जैसे ये है, यहां से यहां जा रहा है तो कलर्ड होगा या नहीं होगा, यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है तब कलर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल है। बिल्कुल सही बात है, कलर नहीं होगा, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। कंपाउंड कलर कब होगा, जब इतनी एनर्जी, मान लीजिए एच न्यू है, इतनी एनर्जी हम डालें कॉम्प्लेक्स पर, एच न्यू के बराबर या इस गैप के बराबर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां चला जाए, तो इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। हाँ, T2G से Eg, ध्यान रखना, डीडी ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम T2G टू Eg। लिख लो किसी कंपाउंड में, लिखो अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विजिबल रीजन में आएगा तो कलर्ड होगा। लिखो किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अगर विजिबल रीजन में आएगा तो कंपाउंड शो कलर। लिख लिया, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विजिबल रीजन में आएगा तो कंपाउंड क्या होगा, कलर शो करेगा। ये लिख लिया पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किसी डीजनरेट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है ना, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी ऑर्बिटल या क्या बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा तब कलर नहीं होगा। ये पॉइंट भी लिख लो, तब कलर नहीं होगा। लिखो तब कलर नहीं होगा क्योंकि उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो कलर शो नहीं करेगा। लिख लिया सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल है बेटा NiH2O का होल 6+2, ये है NiH2O
NiH2 का होल 6+2 है। अब Ni का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा ना। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकता है क्या? अगर हम एनर्जी दें, मान लीजिए डेल्टा नोट है, ये hc/λ, ये एनर्जी डिफरेंस है, अगर इतनी एनर्जी मिलेगी, जो गैप है इतनी एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, होगा, क्योंकि इसमें भी है जगह खाली है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, लिख लेना। अगर हम Eg और T2g की एनर्जी के बराबर जो डिफरेंस है, ये है ना, एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देंगे या एनर्जी मिलेगी इसको, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा। एग्जैक्टली इसके बराबर एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, और कंपाउंड कलर शो करेगा। और कौन सा कलर मिलता है? देखो, जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन या कंपाउंड, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है। जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। तो एब्जॉर्ब्ड कलर अलग होता है, ऑब्जर्व्ड कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ठीक है ना, लिख लो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कब होगा? जब एग्जैक्टली सेम है, इस गैप के बराबर जो एनर्जी है उतनी एनर्जी मिलेगी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, उससे ज्यादा नहीं। आप देखो, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन n=1 से जब n=2 में जाता है, मुझे बताओ जरा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जब n=1 से n=2 में जाएगा तो एग्जैक्टली कितनी एनर्जी गेन करेगा? बताओ जरा, हाइड्रोजन के केस में बता रहे हैं, n=1 से n=2 कितना? 10.2 है ना, 10.2 ना, 10.2। तो एग्जैक्टली 10.2 दोगे तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 से 2 में जाएगा। अगर 10.2 से कम दोगे, थोड़ा ना कि वो बीच में रह जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आप 10.2 से थोड़ी ज्यादा दे दोगे, 10.3 दे दोगे, तब कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? बताओ जरा भाई। 1 से 2 जाने में इलेक्ट्रॉन, हार्दिक कह रहा है सेकंड में जाएगा, टीसा भी कह रही सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में ही रहेगा बेटा, फर्स्ट में ही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एनर्जी ही, अगर जो फोटोन, सेम एनर्जी वाला फोटोन पड़ता है जो फर्स्ट में है, देखो ये जो फिक्स एनर्जी है ना, फिक्स एनर्जी वाला फोटोन पड़ेगा तभी एक्साइट होगा। जैसे n=1 से 2 में जाने के लिए कितना चाहिए? 10.2, तो 10.2 का फोटोन पड़ेगा तभी सेकंड में जाएगा। अगर 10.2 से कम है या ज्यादा है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर थर्ड में भेजना है आपको तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, कितना समय लगेगा? फर्स्ट में थर्ड में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 12.1 है ना, तो एग्जैक्टली 12.1 का फोटोन पड़ेगा, एनर्जी का फोटोन, तभी जाएगा वो। अगर 12 का दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये ध्यान रखना स्टेटमेंट को। ऐसे ही भाई, ये हर कॉम्प्लेक्स का ये एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होगा, हर कॉम्प्लेक्स का ये एनर्जी डिफरेंस अलग अलग होगा, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स का कलर अलग अलग होता है, ठीक है। विजिबल रीजन के जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। तो ये रीजन अलग अलग कलर क्यों मिल रहा है? तो उसका रीजन ये है, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई? एक कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आता है, क्लियर हुई बात? हाँ, एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब तुम कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखो, है ना। देखो ये लिखो यहां पर, वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, वेवलेंथ पहले लिख लो एब्जॉर्ब्ड, है ना, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, और इधर लिख लो वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड, मतलब लैम्डा ऑब्जर्व्ड लिख लो, ठीक है। देखो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, जैसे एग्जांपल है ये
400, तो ये वॉयलेट कलर के कॉरेस्पॉन्ड होती है, 400 नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर। तो अगर वॉयलेट कलर के कोरस्पॉन्ड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब्ड करेगा कंपाउंड, तो ग्रीनिश येलो आपको दिखाई देगा। ये ग्रीनिश येलो इसका वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, ठीक है। अगर 450 है नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर है और कलर है ब्लू, है ना, ब्लू कलर, अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्जर्व कलर आएगा ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ठीक है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जो एब्जॉर्ब्ड है और जो ऑब्जर्व है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। वॉयलेट इसका ग्रीनिश येलो, ब्लू है ऑरेंज येलो। वैसे तो एक वो चक्कर भी बनाते हैं। इसके बाद अगर ये है 490, 490 ये है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, तो आपको दिखाई देगा रेड, रेड, हाँ ऑरेंज रेड रेड। इसके बाद अगर 580 है, ये है येलो, तो आपको दिखाई देगा डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। अगर 600 है ऑरेंज, तो आपको दिखाई देगा ब्लू। अगर 650 है रेड, तो आपको दिखाई देगा ग्रीन। देखो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, ये आपको याद नहीं करने, वैसे जो क्वेश्चन आया है ना, वो क्वेश्चन इस तरह से आया है कि हमें देख के मालूम चल जाता है, ठीक है। याद कर सकते हो, कर लो यार। सुनो, अब लैम्डा एब्जॉर्ब हम पता लगा सकते हैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है किस पर, डेल्टा नोट पर। देखो जरा समझो, ये T2G है और EG है, T2G और EG, ये डेल्टा नोट है, इसको हम लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा। अब जिसका डेल्टा नोट ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। जिसका डेल्टा नोट ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब बता सकते हैं। अब डेल्टा नोट किस पे डिपेंड करता है भाई, नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है और मेटल पे भी डिपेंड करता है। वैसे तो नेचर ऑफ लिगेंड्स पर, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उसका डेल्टा नोट क्या होगा, ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसका डेल्टा नोट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका डेल्टा नोट भी ज्यादा होगा। 580 के बाद क्या लिखा है, 580 बेटा येलो, येलो डार्क ब्लू, इसके बाद 600 ऑरेंज, 650 रेड, लिख लिया। डेल्टा नोट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नोट ज्यादा, डेल्टा नोट ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा भाई, कम, लैम्डा एब्जॉर्ब क्या होगा, कम। एक क्वेश्चन मुझे बताओ, आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हाँ कैसे आएंगे बता रहा हूं मैं, बताओ आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा absorbed by following complex, by the following complex, ठीक है। जैसे एग्जांपल है CrF6 3 माइनस, दूसरा है CrH2O का होल 6 3 प्लस, फिर CrEn का होल थ्राइस प्लस 3, फिर है CrCn का होल 6 3 माइनस, है ना। इसको A बोल दिया, B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D। आपको बताना है वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड का डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो बेटा ये जो है वीक फील्ड लिगेंड है, इसका डेल्टा नोट क्या होगा, कम होगा। डेल्टा नोट कम होगा तो इसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, ये ऑर्डर हो जाएगा ABCD।
ठीक है ना भाई। डेल्टा नॉट क्या होगा, ये एच सी वाई लैम्डा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट होगा ज्यादा, डेल्टा नॉट ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। पर एफ क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो डेल्टा नॉट कम होगा तो लैम्डा क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। सी एन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, इसका डेल्टा नॉट क्या होगा, ज्यादा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका कम। इसका लैम्डा एब्जॉर्ब्ड मिनिमम, इसका लैम्डा एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम। बोलो ये बात क्लियर हुई। और कलर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। आपको लैम्डा एब्जॉर्ब देख सकते हो, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताओगे आप। नोट करो जरा, क्लियर हुई ये बात। तो ये तो था डीडी ट्रांजिशन, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें डीडी ट्रांजिशन होता ही नहीं, जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, या जिसमें डी 10 होगा, है ना। ऐसे काफी सारे कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं जो कलर्ड तो होते हैं लेकिन उसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जो नाम सुना है पर डिटेल में आपने नहीं पढ़ा, तो कल हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना।